नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं ताबिश हुसैन। हमारी आज की लीड स्टोरी जुड़ी है थाईलैंड और म्यांमार में आए जबरदस्त भूकंप से। बैंकॉक में अफरा तफरी मच गई और एक 30 मंजिला बिल्डिंग तो देखते ही देखते यहां पर मिट्टी में मिल गई। म्यांमार से जानकारियां बहुत ही छनछन कर आ रही हैं। इसके साथ ही देखेंगे कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में पुलिस से क्यों भिड़ गए लोग। इसके अलावा जानेंगे कि हमास के प्रवक्ता को किसने मारा। चलेंगे अमेरिका और जानेंगे कि अमेरिका क्यों लेना चाहता है यूरोप से अंडे, और आखिर में ज्वालामुखी का लावा देखने के लिए कहां पर लग रही है भीड़। लेकिन सबसे पहले आज की लीड स्टोरी। आज की लीड स्टोरी म्यांमार में आए भूकंप से जुड़ी हुई है। म्यांमार में गुरुवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी। यहां पर यंगून से लेकर मांडले तक जान माल का नुकसान हुआ है और इरावदी नदी पर बना एक बड़ा पुल भी इस भूकंप की वजह से पानी में मिल गया है। झटके थाईलैंड के बैंकॉक में भी लगे, जहां पर एक अधबनी बिल्डिंग गिरने से कई लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 80 लोग अभी भी यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। बैंकॉक में इमरजेंसी लगा दी गई है। म्यांमार और थाईलैंड में कुल 144 लोगों की मौत की खबर है। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 सेकंड लगे इस बन रही 30 मंजिला बिल्डिंग को मलबे में तब्दील होने में। बैंकॉक में अचानक धरती हिली और लोग सहम गए। इस साइट पर तेज आवाज हुई और उसके बाद भगदड़ मच गई। जिसे जहां जगह मिली उस तरफ भाग लिया। हर तरफ बदहवासी का आलम। जब धूल का गुबार कम हुआ तो सामने दिखा ये, जहां कुछ दिनों बाद 30 मंजिला इमारत खड़ी होनी थी, वहां दिखा मलबे का पहाड़। कुछ ही देर में राहत और बचाव के लिए टीमें मौके पर पहुंच गईं। वहां पर सब कुछ बहुत ही दिल दहला देने वाला था। बताया जा रहा है कि मशहूर चाटुचक बाजार इलाके में इस निर्माणाधीन बिल्डिंग की साइट पर कम से कम 400 लोग काम कर रहे थे। बहुत से लोग लापता हैं, कुछ लोग मारे भी गए हैं। थाईलैंड की प्रधानमंत्री भी बाद में मौके पर पहुंची। वहां चल रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। भूकंप का केंद्र बैंकॉक से सैकड़ों किलोमीटर दूर म्यांमार में था, लेकिन इसके झटके चीन, बांग्लादेश और भारत के कुछ इलाकों में भी महसूस किए गए। जितनी खबरें मिल रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार में हुआ है। तो आपने तस्वीरें यहां पर देखी। बैंकॉक में जब भूकंप आया तो एक बहुमंजिला इमारत से झरने की तरह पानी बहने लगा। ये नजारा दूर से नजर आ रहा था और भूकंप के झटके इतने जबरदस्त थे कि इमारत में दरारें यहां पर पड़ गईं और टाइल्स उखड़ कर गिरने लगे। एक आलीशान इमारत की ऊपरी मंजिल पर बने स्विमिंग पूल से गिरता पानी। धरती हिली तो इमारत हिली। इमारत हिली तो स्विमिंग पूल से पानी छलक कर नीचे गिरने लगा, एकदम झरने की तरह। घरों में बने छोटे छोटे पूलों में भरा पानी भी हिचकोले खाने लगा।
भूकंप इतना जबरदस्त था कि तमाम घरों की दीवारों में दरारें आ गईं और टाइल्स टूटकर नीचे जा गिरीं। ऊपर रखे सजावटी पत्थर भी धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। बैंकॉक के बाहरी इलाके की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख है। इनमें से ज्यादातर ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। भूकंप की वजह से ये इमारतें हिल गईं। डरे सहमे लोग जिस हालत में थे उसी हालत में घर से निकलकर बाहर आ गए। थाईलैंड में भूकंप के हल्के फुल्के झटके अक्सर आते रहते हैं, लेकिन ये वाला भूकंप वैसा नहीं था। इसने बैंकॉक और आसपास के इलाकों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों ने जाहिर तौर पर सबको परेशान किया कि किस तरह से भूकंप के झटके इतने ज़्यादा शदीद महसूस किए गए कि एक इमारत इस कदर हिल गई कि उसका स्विमिंग पूल का पानी एक झरने की तरह नीचे गिरने लगा। एक तो अधबनी इमारत यहाँ पर भरभरा कर गिर पड़ी। ये हाल था थाईलैंड का, जहाँ पर करीब 6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप महसूस किया गया था। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि म्यांमार में वहाँ पर कितना शदीद ये भूकंप रहा होगा जहाँ पर इसका केंद्र था। ऐसे में झटके भारत तक महसूस किए गए। हालांकि उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक महसूस किया लोगों ने। ऐसे में कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि क्या ये किसी बड़े खतरे की आहट है। इतना तेज़ भूकंप इस क्षेत्र में आ जाना, जो कि पहले ही भूकंप संभावित क्षेत्रों के दायरे में आता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आने की भी संभावना रहती है। ऐसे में जो आज हुआ उसने ज़रूर सबके लिए यहाँ पर फिक्र पैदा कर दी है कि ऐसे अगर हालात कभी बनते हैं तो वो कितने जानलेवा हो सकते हैं और कितनी बड़ी मुसीबत ये भूकंप इस क्षेत्र में यहाँ बन सकता है। ये वो इमारत है जो आप देख सकते हैं। 8 सेकंड महज इसको लगे जमींदोज होने में। इस भूकंप के झटके को झेल नहीं पाई ये इमारत, और इसके अलावा भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। इन भूकंप के बाद 80 लोग हैं जो अभी तक लापता बताए जा रहे हैं, तकरीबन 80 लोग। तो ये इमरजेंसी के हालात हैं। बैंकॉक में इमरजेंसी स्क्रीन लगा दी गई है। तो विस्तार से समझते हैं कि ऐसे हालात आखिर क्यों बन रहे हैं, भूकंप क्यों यहाँ पर आया और क्या और भी खतरे इसके हैं। हमारे साथ सुशील भगुना हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, जो भूकंप आया काफ़ी तेज़ कैटेगरी का भूकंप था और झटके भारत तक महसूस किए गए, तो जाहिर तौर पर खतरा तो हमारे लिए भी यहाँ पर है। ज़रा इस भूकंप को आप समझाइए कि कितना ये खतरनाक भूकंप था, कितना असर इसका यहाँ पर देखने को मिला और हमारे लिए भी क्या खतरा यहाँ पर बनता है इस तरह का। जी बिल्कुल, शुक्रिया ताबिश। तो ये जो भूकंप है 7.7 की तीव्रता का भयानक भूकंप था। कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं वो जगह है जहां सबसे गहरा लाल रंग है। ये भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है म्यांमार का। मांडले से कुछ किलोमीटर दूर सेंगाइंग जो कस्बा है वहां पर 7.7 की तीव्रता का ये भूकंप आया, ज़मीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे। यहाँ इसका एपिसेंटर था और जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये इसकी तीव्रता यहाँ कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा तीव्रता थी और इसने बांग्लादेश, भारत, चीन और यहाँ तक कि थाईलैंड जो है वहाँ तक तबाही मचाई, या ये कहें कि वहाँ तक इसका असर आया सामने में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की तस्वीरें हमने देखी। अगला मैप आपको दिखाते हैं कि कौन सी जगह है जहाँ पर ये भूकंप आया है और पहले भी आता रहा है। आप यहाँ देखेंगे ये जो एक लाइन है इसको सेंगाइंग फॉल्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये भूकंप पहले भी कई बार आते रहे हैं और ये जो फॉल्ट है ये बेसिकली दो प्लेट्स के टकराने से, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से बना हुआ है। इस पर हम आएंगे लौट कर थोड़ी देर में। इससे पहले इसकी भूमिका समझते हैं कि ये भूकंप इस तरह के आते क्यों हैं, ये फॉल्ट इस तरह बनते क्यों हैं। करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है। आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं एक पैंजिया, पूरी दुनिया में एक कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, जिससे टूट करके लॉरेशिया और गोंडवाना दो सुपर कॉन्टिनेंट निकले और फिर करीब 10 करोड़ साल पहले गोंडवाना अलग हुआ, उससे फिर एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो प्लेट है ये अलग हुई और ये 4 से 5 करोड़ साल पहले टकराई यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट। और इन दोनों के टकराने से जो टक्कर से जो दबाव था उसके कारण हिमालय बना है।
ये एक बार फिर देख रहे हैं हम, पैंजिया जो है बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, उससे गोंडवाना लैंड करीब 10 करोड़ साल पहले अलग हुआ और फिर उसके बाद वहाँ से इंडियन कॉन्टिनेंट की जो प्लेट है वो निकली और 4 से 5 करोड़ साल पहले उसकी टक्कर हुई और दोनों की टक्कर से हिमालय बना। और जहां वो टक्कर हुई वो जो है फॉल्ट लाइन है। अगर आप देखेंगे ये जो लाल लाइन है ये पूरी की पूरी वो फॉल्ट लाइन है जहां पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और यहीं पर ये सेंगाइंग जो फॉल्ट है ये पड़ता है जहां पर ये भूकंप आया है। तो लाल लाइन जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा वो हिस्सा है जहां पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं और इसके आसपास लगातार भयानक भूकंप हमेशा आते हैं क्योंकि ये दबाव इनके बीच ज़बरदस्त बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये जो सेंगाइंग फॉल्ट है यहाँ पर ये भूकंप आया है क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स को अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में इस तरह की रगड़ होती है। यहाँ पर रगड़ होती है इस तरह से, बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन टाइप से। यहाँ पर जो है इसको स्लिप स्ट्राइक बोलते हैं, यानी यहाँ पर दोनों की दोनों प्लेट इस तरह से रगड़ खाती हैं और इसका दबाव का नतीजा ये है कि यहाँ पर ये भूकंप आया और पहले भी यहाँ पर इससे बड़ी तीव्रता के भूकंप आते रहे। इसका हमारे लिए क्या नतीजा है, अगर हम अपनी बात देखें तो एक हिमालय में हम बात देखते हैं, हम नेपाल में 2015 का भयानक भूकंप आया था, उससे पहले कांगड़ा में भूकंप आया, उससे पहले असम में भी भूकंप आया, बिहार में भूकंप आया। तो अगले ग्राफिक्स में अगर हम आपको दिखाएं कि एक सेंट्रल साइज्मिक गैप है जो हमारे लिए बड़ी चिंता की वजह है, ये हिमालय का वो इलाका है जहां पर भूकंप आते रहे 1950 में असम में, 1897 में शिलोंग, बिहार, ये सारे बहुत बड़े बड़े भूकंप हैं 8 से ज़्यादा तीव्रता के। लेकिन बीच में लाल लाइन जहां आप देख रहे हैं यहाँ पिछले 200-300 साल में 8 से ज़्यादा तीव्रता का भूकंप नहीं आया है और यहाँ ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है। हमारी चिंता यह है कि यहाँ भी किसी भी समय कभी भी आ जाए, चाहे 100 साल में आए, एक बहुत बड़ा भूकंप ड्यू है सेंट्रल हिमालय में जो उत्तराखंड हिमालय है और यहाँ पर वो भूकंप अगर कभी आता है तो वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात होगा। तो ये सेंट्रल साइज्मिक गैप दुनिया की कई बड़ी बड़ी रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि यहाँ ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा दबाव है और ये दबाव जब एक थ्रेशोल्ड पर पहुँच जाता है तो उसके बाद रिलीज़ होता है भूकंप की शक्ल में और वो जो भूकंप है वो फिर ऊपर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही मचाता है और इसीलिए ये चिंता की बात रही है। हमेशा कहा गया है कि इसको देखते हुए हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो सब कहते हैं कि भूकंप हमें नहीं मारते हैं, दरअसल मकान हमें मारते हैं। भूकंप को हम नहीं रोक सकते लेकिन हम उससे बच सकते हैं इस तरह के निर्माण करके जो भूकंप से को झेल सकें, जैसे जापान में होता है। और ये जहाँ इस तरह का निर्माण नहीं हुआ वहाँ इस तरह की तबाही देखने को मिलती है। तो ये सबक है इस भूकंप से हमारे लिए जो आया म्यांमार के अंदर और जिसने थाईलैंड तक भारी तबाही मचाई है। तो ये फिर हम उसी भूकंप पे एक बार आखिर में उसी पर आए हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर ये भूकंप आया, सेंगाइंग फॉल्ट्स को बोलते हैं और यहाँ इससे पहले 1931, 46, 91, 46, 56 यहाँ भी इन समय पर भी भूकंप आते रहे हैं। तो ये कहानी है आज के भूकंप की और ये जो सबक है यहाँ से निकल के हमारे सामने। मतलब सुशील जी, इससे एक बात तो यहाँ पर समझी जा सकती है कि ये यूरेशियन और जो इंडियन प्लेट्स हैं यहाँ पर तो एक बड़ा हिस्सा भारत के ऊपर भी लगता है, तो खतरे की जद में तो हमारे एरिया में हम सभी हैं। यहाँ दिल्ली भी है जो जोन 4 में आता है, उत्तराखंड और हिमालय का बड़ा इलाका जोन 5 में आता है और यहाँ हमारे को जो बड़ी बड़ी इमारतें हम बनाते हैं वहाँ हमको ये देख के चलना पड़ेगा कि 8 की तीव्रता को कम से कम वो झेल सकें। अब बहुत शानदार एक से एक टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं जिसमें कि आप जो इमारत बनाते हैं वो काफ़ी लचीली होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है कि भूकंप को झेल सकें। लेकिन ये क्या इसमें एक ये वजह है क्योंकि अब कई सालों बाद यहाँ पर ये महसूस किया गया है तो इसलिए वहाँ पर शायद लोग इसलिए तैयार ना हो, तो नहीं, कोई वहाँ खास वजह है कि अब ये ज़्यादा वहाँ भी इस तरह के भूकंप आते रहे। देखिए वहाँ भूकंप आते रहे। होता क्या है कि जब सरकार और समाज सचेत हों, जैसे जापान की हम बात करें, यहाँ से ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं और लगभग हर रोज़ भूकंप आते हैं, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी तबाही इमारतों के गिरने से नहीं होती। क्योंकि वहाँ पर हमेशा से इसकी तैयारी रहती है। वहाँ ड्रिल होते हैं कॉन्स्टेंटली, वहाँ जो है स्कूलों में बच्चों को बताया जाता है, वहाँ सार्वजनिक जगहों पर बताया जाता है कि अचानक अगर कभी भूकंप आए तो आपको क्या करना है। हमारे यहाँ इसकी जानकारी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर वो हम जागरूकता बढ़ाएं तो इससे भविष्य में जो होने वाला खतरा है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अहम हमारे लिए ये है कि हम इस तरह का निर्माण करें, अपनी इमारतें इस तरह से बनाएं कि वो भूकंप के जो झटके हैं उनको सहन कर सकें और बड़े झटकों को सहन कर सकें, ख़ास तौर पर इस पूरे इलाके में जो जोन 4 में आता है।
बिल्कुल, अब ये बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर समझाया सुशील जी, और इससे एक बात तो यहाँ पर ये भी समझ में आती है कि काफ़ी वक्त से अगर भूकंप नहीं आए हैं किसी जगह पर, तो उसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ये वो एरिया हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जद में हैं, और यहाँ पर संभावना है कि बहुत भूकंप आ सकता है, और इसकी गुंजाइश भी यहाँ पर है। और जैसा कि सुशील जी ने यहाँ पर समझाया कि ये यूरेशियन और इंडियन प्लेट जहाँ पर मिलती है वहाँ पर ये भूकंप पैदा होते हैं, और उसमें से एक हिस्सा ये है जहाँ पर आज ये झटके महसूस किए गए, जिसमें थाईलैंड में भारी तबाही इसकी वजह से यहाँ पर मची है। तो बैंकॉक की जो तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी हैं, बैंकॉक हमेशा ही सैलानियों से भरा रहता है, और आज जब बैंकॉक में भूकंप के झटके लगे तो बहुत से विदेशी सैलानियों के लिए ये पहला अनुभव था जो जहाँ पर था खुले में आ गया। विदेशी सैलानियों को किसी तरह के नुकसान की खबर हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए वो जरूर दहशत में यहाँ पर आ गए थे। भूकंप के बाद जान बचाने के लिए खुले में सड़कों पर आई भीड़ में ज्यादातर सैलानी हैं, जो तफरीह के लिए बैंकॉक आए हुए हैं। लेकिन भूकंप ने उनका सारा मजा किरकिरा कर दिया। So I was in this building right behind me. It was a shopping mall, and I was there to buy camera equipment, and all of a sudden the whole building just began to move. Immediately there was screaming, there was a lot of panic. कोई खरीदारी कर रहा था तो कोई रेस्टोरेंट में बैठा था। लेकिन भूकंप के झटके लगते ही सब बाहर आ गए। जिन इलाकों में कोई नुकसान नहीं हुआ, वहां पर कुछ देर बाद ही जिंदगी सामान्य दिखने लगी। सड़कों पर गाड़ियां भी चलने लगी, लेकिन घबराकर बाहर निकले लोग फिर भी सड़क किनारे ही खड़े रहे। So this one here was actually, you could see it compared to the next one, it was actually moving. शायद वो इत्मीनान कर लेना चाहते थे कि अभी घरों में लौटना सुरक्षित है या नहीं। लेकिन कुछ लोग हंसी मजाक करके इसे भूल जाना चाहते हैं। भूकंप ने म्यांमार में तबाही मचा दी। कई शहरों में इमारतें गिर गईं, जमीन में दरारें पड़ गईं, और मकानों और मंदिरों को भी यहां पर काफी नुकसान पहुंचा है। म्यांमार के सबसे बड़े शहर रंगून को जोड़ने वाले कई सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। मांडले में एक मस्जिद गिरने से 10 लोगों की यहां पर मौत हो गई। नदी किनारे रिजॉर्ट में बैठे लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा पहली बार देखा होगा। वो जिस खूबसूरत पुल से लोगों को आते जाते देख रहे थे, वो देखते देखते गिर गया। लोहे का पुल पानी में डूब गया। सगाइंग क्षेत्र में इरावदी नदी के किनारे रिजॉर्ट में बैठे लोग सहम गए, डर गए, क्योंकि जमीन पर भी मोटी मोटी दरारें हो गई। स्थानीय समय के हिसाब से 12:50 पर भूकंप के झटके सगाइंग के आसपास मांडले, क्याउस्के, पिन ओल्विन और श्वेबा में भी लगे। I have very preliminary information gathered from the Myanmar Red Cross because they're in contact with their branch networks throughout the country.
The main impact areas are Sagaing, Mandalay, Magway. मांडले में तो मशहूर मांडले पैलेस का एक बड़ा हिस्सा भी ध्वस्त हो गया है। मांडले में कई बहुमंजिला इमारतें गिर गई हैं। भूकंप के ही दौरान मांडले यूनिवर्सिटी में भी आग लग गई। सड़क के डिवाइडर चटक गए और दीवारों में दरार आ गई। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ में भूकंप की वजह से बड़ी तबाही हुई है। वहां कई बौद्ध मंदिरों को भारी नुकसान पहुंचा है। उनके ऊपरी गुंबद टूटकर जमीन पर आ गिरे। भूकंप की वजह से म्यांमार में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन दूर दराज के इलाकों से जानकारियां आने में देरी हो रही है। सारी जानकारियां आने के बाद हो सकता है कि नुकसान बहुत ज्यादा निकले।